चलिए अब हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के न्यूमेरिकल्स, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस MPQ। बहुत ध्यान से, जो कुछ आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे कि प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन ये हर 2-3 साल में ये यूट्यूब का क्वेश्चन आता है। एक यूट्यूब है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ऑयल भरा है और यहाँ से यहाँ तक पानी भरा है। ऑयल कहाँ तक भरा है? यहाँ तक। दूसरा पेन यूज करता हूँ मैं। ऑयल कहाँ तक भरा है? यहाँ तक भरा है। और पानी कहाँ तक भरा है? यहाँ तक भरा है। तो ध्यान से देखिए, ऑयल की हाइट आपको कितनी दिख रही है? ऑयल की हाइट आपको कितनी दिख रही है? 65 ये, 65 ये, 10 ये, यानी ऑयल भरा है 140 mm तक। 140 mm कैसा है? देखो, यहाँ से हम हाइट नाप रहे हैं बेस से। कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, वहाँ से हाइट नापते हैं। तो जहाँ तक ऑयल भरा है वहाँ से हाइट लो। तो ऑयल किस हाइट तक भरा है? देखो 140 mm तक दिख रहा है, 65, 65, 10। जबकि पानी कहाँ तक भरा है? पानी यहीं तक भरा है। पानी की हाइट एक तरह से यहाँ शो कर रहा हूँ, 130 mm। पानी की हाइट कितनी है इस बेस लाइन से? 130 mm। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो क्या करते हैं, जो भी रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो उसके अबाउट प्रेशर को सेम कर देते हैं। यानी जितना 140 mm ऑयल का प्रेशर है उतना ही 130 mm वाटर का प्रेशर है। इस लेवल के देखो, इस लेवल के ऊपर कौन है? या तो 140 mm ऑयल या 130 mm वाटर। तो प्रेशर को सेम कर दो किसका? 140 mm ऑयल के प्रेशर को इक्वल कर दो 130 mm ऑफ वाटर के। जो भी अननोन होगा वो निकल आएगा। क्लियर है? तो स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। तो ऑयल के प्रेशर को इक्वल कर दो वाटर के प्रेशर के। ऑयल के प्रेशर को इक्वल कर दीजिए वाटर के प्रेशर से। ऑयल का प्रेशर H रो जी या रो जी H, जो भी लगा रहे हो, H रो जी इज इक्वल टू H रो जी। यहाँ बात होगी ऑयल की, वहाँ वाटर की। तो ऑयल की हाइट कितनी है? 140। ऑयल की डेंसिटी निकालना है, ग्रेविटी 10। mm में ही रहने दो क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं। तो 140 डेंसिटी निकालना है, ग्रेविटी 10। तो यहाँ वाटर की हाइट है 130, डेंसिटी होती है 1000, ग्रेविटी 10। इसको सॉल्व करना है हमें ऑयल की डेंसिटी के लिए। तो ये यूट्यूब के क्वेश्चंस हर 2-3 साल में एक बार आते हैं। सॉल्व कीजिए डेंसिटी के लिए। 0 से कैंसिल 0, 0 से कैंसिल 2 0। तो डेंसिटी आ जाएगी 2 0 से 2 0 कैंसिल, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल कर देनी थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 13000, 13,000 बटे 14। तो 13,000 बटे 13 होता तो 1000 आता है ना। 13,000 बटे 14 है तो 1000 से थोड़ा कम आएगा। 1000 से थोड़ा कम यानी 928 के आसपास आएगा। सॉल्व कीजिए। ये 1000 से कम है तो कितना हो जाएगा? 2 से काटने दो, 6500 बटे 7। 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 9 63, 20, 7 2 14, बचा 60। 7 से डिवाइड कीजिए, आ तो चुका ही है। 8 से कर दो तो 928। डेंसिटी है तो kg पर मीटर क्यूब। ऑयल की डेंसिटी कितनी आ गई? kg पर मीटर क्यूब। कुल मिला के ये कि क्वेश्चंस करिएगा किसके? यूट्यूब के। क्वेश्चंस कीजिएगा किसके? यूट्यूब के। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग है इस तरह के क्वेश्चंस। बर्नौली थ्योरम आने लगी है 2-3 सालों से। घर के छत की बात करना है। ये टेंटेड हट है ना, ये घर है। इसमें नीचे क्या होता है? छत के नीचे वेलोसिटी होती है कम तो प्रेशर होता है ज़्यादा।
छत के नीचे, तो छत के ऊपर क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण छत उड़ जाती है। तो हमसे यही बताना है हमें कि फोर्स कितना लग रहा है। छत के नीचे क्या होता है, याद रखो, एयर वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और छत के ऊपर क्या होता है, वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण छत उड़ जाती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण छत उड़ जाती है। तो इस तरह के सवाल बर्नौलीज़ थ्योरम से होते हैं। GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस P1 बाय रो इज इक्वल टू GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस P2 बाय रो। ये हम बात कर रहे हैं छत के नीचे की, ये हम बात कर रहे हैं छत के ऊपर की। क्लियर है? तो हाइट की तो कोई बात ही नहीं है, तो हाइट फैक्टर से हाइट फैक्टर को काट दो। छत के नीचे एयर की वेलोसिटी कितनी है, 0। P1 बाय रो को P1 बाय रो लिखो। छत के ऊपर एयर की वेलोसिटी कितनी दी है, छत के ऊपर एयर की वेलोसिटी 40, तो V2 की जगह लिखो 40, तो 40 का स्क्वायर, और P2 बाय रो की जगह P2 बाय रो। क्लियर है? तो ये 0 हो गया, तो P1 बाय रो इज इक्वल टू आ गया 800, 1600 को 2 से डिवाइड किया तो 800 प्लस P2 बाय रो, इसको इधर ले आओ, तो 1 बाय रो कॉमन, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 800, तो P1 माइनस P2 कितना आ गया, 800 रो। डेंसिटी हवा की दी हुई है, पढ़िए कितनी, डेंसिटी हवा की दी है 1.2, तो 800 इंटू 1.2 को लिख दो 12/10, 0 से 0, 12 0 0, 12 8 से 96, 960 के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो छत के ऊपर का और नीचे का प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, 960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मान के चल रहा हूँ कि बर्नौली थ्योरम आपको याद है, GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस P1 बाय रो इज इक्वल टू GH2 प्लस हाफ P2 स्क्वायर प्लस P2 बाय रो। GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस P1 बाय रो इज इक्वल टू GH2 प्लस हाफ P2 स्क्वायर प्लस P2 बाय रो। क्लियर है? तो प्रेशर डिफरेंस आ गया 960, जबकि मुझे निकालना है फोर्स। अच्छा एक मिनट, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, अपवर्ड, तो या तो आंसर ए होगा या डी होगा। छत उड़ जाती है मतलब फोर्स किस तरफ काम करता है, ऊपर की तरफ काम करता है, तो आंसर ए या डी होगा। मुझे निकालना है फोर्स, तो प्रेशर इक्वल टू लगाइए, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर डिफरेंस को इक्वल कर दो फोर्स अपॉन एरिया के, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, फोर्स हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। प्रेशर डिफरेंस मैंने निकाला 960, और एरिया कितना है 250। इनको आप सॉल्व कीजिए, एरिया कितना है 250, तो 2 0 तो अलग रखिए, 25 6 150, तो कैरी 15, 25 9 225, हाँ 225 और 15 240, तो ये आंसर आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5 यूनिट न्यूटन। पहले मैंने प्रेशर डिफरेंस निकाला, फिर प्रेशर डिफरेंस को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया फोर्स। देख लेते हैं आंसर कितना है। ए 2.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, 2.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, और डायरेक्शन अपवर्ड्स, 2.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, 2.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, और दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्लियर है? ये ट्रेंडिंग है, बर्नौलीज़ थ्योरम हर साल पूछी जा रही है। अगला है एक रेक्टेंगुलर फिल्म है, उसके शुरू के डायमेंशंस दिए हैं 4 इंटू 2, और उसके बाद के डायमेंशन दिए 5 इंटू 4, और डायमेंशन बढ़ गए,
तो इस पूरे प्रोसेस में हमें काम कितना करना पड़ा, 3 × 10⁻⁻⁴ जूल, और हमें निकालना है लिक्विड का सरफेस टेंशन। तो लिक्विड की फिल्म की बात है तो फिल्म के दो फ्री सरफेस होते हैं, फिल्म यानी ऐसी फिल्म, तो एक सरफेस जो आपको दिख रही है, एक सरफेस जो मुझे दिख रही है। तो फिल्म जब भी दें आपको याद रखना कि इसकी दो फ्री सरफेस होती हैं। फिल्म की कितनी फ्री सरफेस होती हैं, दो। तो सबसे पहले आप क्या करो, शुरू का एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, लेकिन दो का इंटू भी करो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया दो फ्री सरफेस होती हैं। क्या हो जाएगा, 4/100 इंटू 2/100 इंटू 2 क्यों दिख रहा है ना, क्योंकि लिक्विड की फिल्म सरफेस कितनी होती है, फिल्म की दो फ्री सरफेस होती हैं। 4 × 2 = 8 × 2 = 16 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। एरिया कितना आ गया, 16 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फिर आप क्या करो, बाद का एरिया निकाल लो सेम फॉर्मूले से। तो लेंथ कितनी है, 5/100, 4/100 इंटू 2, तो 5 × 20 = 40, 40 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया। शुरू का एरिया आया 16 इंटू 10⁻⁻⁴, बाद का एरिया 40 इंटू 10⁻⁻⁴। तो तीसरी चीज निकाल लो, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया आएगा A2 - A1, तो 40 में से 16 घटा दो, तो 24 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना आ गया बेटा, ये 24 इंटू 10⁻⁻⁴। चेंज इन एरिया कितना आ गया, 24 इंटू 10⁻⁻⁴। चेंज इन एरिया कितना आ गया, 24 इंटू 10⁻⁻⁴। अब फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी इज इक्वल टू टी डेल्टा है या वर्क इक्वल टू टी डेल्टा है। तो टी निकालना है, वो हो जाएगा एनर्जी अपॉन डेल्टा है। एनर्जी कितनी दी है, 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और वो कितना है, 24 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल्टा इज 24 इंटू 10⁻⁻⁴। ये कट गया, ये 1/8 हो गया। 1/8 यानी 0.125, 0.125 क्या, न्यूटन पर मीटर। क्या आ गया, 1/8। 1/8 कितना आ गया, 0.125 न्यूटन पर मीटर। 1/8 आ गया, 1/8 यानी क्या, 0.125 न्यूटन पर मीटर यानी बी। 1/8 यानी कितना आ गया, 0.125 न्यूटन पर मीटर यानी बी। 0.125 न्यूटन पर मीटर यानी कि आंसर क्या आ गया, बी। ध्यान से देखो कैसे, शुरू का एरिया, बाद का एरिया, चेंज इन एरिया, फिर एनर्जी निकालना है तो टी डेल्टा है। तो टी बराबर क्या हो गया, एनर्जी अपॉन डेल्टा है, तो इतना आ गया 0.125 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी ट्रेंडिंग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, मेरे पास कुछ छोटी बूंदें हैं, उन छोटी बूंदों का रेडियस है r। ये सरफेस एनर्जी का ही फॉर्मूला लगेगा। उन छोटी बूंदों का रेडियस है r, वो सारी की सारी मिल गई। मिलने से क्या बन गई, एक बड़ी बूंद बनी जिसका रेडियस बड़ा r है। तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कितनी होगी वो बताना है। तो याद रखो कि जब छोटी छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंद बनाती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बड़ी बूंद एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तब वो छोटी बूंदों में टूटती है। जब बड़ी बूंद छोटी बूंदों में टूटेगी, ये क्या हो रहा है, कंबाइन कर रही हैं। छोटी बूंदें कंबाइन होकर अगर बड़ी बूंद बनाएंगी तो याद रखो एनर्जी रिलीज होगी। वो बड़ी बूंद स्प्लिट होके अगर छोटी बूंदें बनाएगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। याद रखना, कंबाइन जब होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और एब्जॉर्ब जब होते हैं, सॉरी स्प्लिट जब होती हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। स्प्लिट जब होती हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो अभी तो कंबाइन हो रही हैं, तो या तो आंसर ए होगा या आंसर सी होगा, या आंसर ए होगा या आंसर सी होगा। क्वेश्चन क्या है, कुछ छोटी छोटी बूंदें मिली और उन्होंने बड़ी बूंद बनाई। तो ऐसे क्वेश्चन चालू होते हैं वॉल्यूम से, ऐसे क्वेश्चन चालू होते हैं वॉल्यूम से।
n छोटी बूंदों का वॉल्यूम बराबर एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम। ऐसे क्वेश्चन कहाँ से चालू होते हैं? वॉल्यूम से। n छोटी बूंदों का वॉल्यूम बराबर एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम। n छोटी बूंदों का वॉल्यूम बराबर एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम। n छोटी बूंदों का वॉल्यूम बराबर एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉपलेट्स is equal to volume of one big drop। Volume of n small droplets is equal to volume of one big drop। क्या इक्वेशन बनेगी? n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू छोटा आर क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, n बराबर आ गया आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, इक्वेशन 1। सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, n छोटी बूंदों के वॉल्यूम, ये टूटने जुड़ने के सवाल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? टूटने जुड़ने के सवाल वॉल्यूम से चालू होते हैं। तो n छोटी बूंदों का वॉल्यूम बराबर एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम। फिर सेकंड चीज निकालो, एरिया ऑफ बिग ड्रॉप। एरिया ऑफ बिग ड्रॉप कैसे? 4 पाई आर स्क्वायर से। बड़ी बूंद का एरिया कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आप निकालो एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स यह आएगा छोटा n इंटू 4 पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर, है ना। एक छोटी बूंद का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटू n। अब चाहो तो n की जगह n की वैल्यू डाल दो, कितनी? आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 आर से 2 आर कट गए, क्या आ गया? 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर। कितना आ गया? ये बनी थर्ड इक्वेशन, 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर। ये मैंने क्या किया? n की जगह n की वैल्यू डाल दी। चलिए स्लाइड को ध्यान से समझिए, चेंज होगी फिर। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे फायदे में रहेंगे। n छोटी बूंदों के वॉल्यूम को इक्वल किया एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम से, तो n की वैल्यू निकाली। और फिर बड़ी बूंद का एरिया 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, छोटी बूंदों का एरिया n इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, n की जगह n की वैल्यू डाली। अब मुझे बताओ, बड़ी बूंद का एरिया ज़्यादा होगा कि छोटी बूंदों का? उल्टा चलता है इसमें, छोटी बूंदों का। क्यों? जब चीज़ें बिखरी रहती हैं तो ज़्यादा एरिया घेरती हैं, उन्हें इकट्ठा करके रख दो तो कम एरिया घेरती हैं। किसका एरिया ज़्यादा होगा? छोटी बूंदों का। कुल मिला के चौथी चीज़ निकालो, चेंज इन एरिया यानी डेल्टा ए। कैसे? A2 माइनस A1। आंसर आने वाला है A2 कितना है? 4 पाई आर क्यूब बाय आर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर क्यूब बाय आर और ये 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या दिख रहा है? दिख रहा हो तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मैंने ले लिया 4 पाई आर क्यूब। मैंने क्या कॉमन ले लिया? 4 पाई आर क्यूब। तो इसके पास तो 2 ही आ रहे हैं, एक आर ज़्यादा कॉमन ले लिया, तो आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा कॉमन ले लो तो क्या करना पड़ता है? डिवाइड भी करना पड़ता है। ज़्यादा कॉमन ले लो, ये फोर्थ इक्वेशन बनेगी, तो डिवाइड भी करना पड़ता है। एक काम और करो, मत बनाओ इसे अभी इक्वेशन। वॉल्यूम का फार्मूला बोलो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई आर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं? 3v। तो आंसर कुछ कुछ दिखने लगा होगा अब, 3v 1/r माइनस 1/r। यह है चेंज इन एरिया। देखिए आंसर, आंसर देखिए, 3v आ रहा है तो 4v आएगा कि 3v? 3v, है ना। तो आंसर तो हमें मिल गया सी है। आंसर तो हमें मिल गया सी है। बाकी थोड़ा सा सॉल्व और कर दूं। मुझे निकालना है एनर्जी। एनर्जी बराबर होता है टी डेल्टा ए, तो टी और लगा दो, 3vt 1/r माइनस 1/r। इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 3vt 1/r माइनस 1/r, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। 3vt 1/r माइनस 1/r, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ध्यान से देखिए कहाँ से चालू किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। n छोटी बूंद, हाँ ये याद रखना कि जब ड्रॉप जुड़ती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, स्प्लिट होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो रिलीज पे आंसर लगाना है।
तो n छोटी बूंदों के वॉल्यूम को इक्वल कर दो एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम से, तो n इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। n की वैल्यू निकाल लो, फिर बड़ी बूंद का एरिया निकालो, छोटी बूंदों का एरिया निकालो, चेंज इन एरिया निकालो, उसमें टी और लगा दो तो सरफेस एनर्जी आ जाएगी, उसमें टी और लगा दो तो सरफेस एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। एक सोप सॉल्यूशन है, रेडियस कितना है 1 mm है, उसे बनाया हमने, किसी ऐसे सॉल्यूशन से बनाया जिसका सरफेस टेंशन इतना है, तो बबल के अंदर का प्रेशर कितना है, जितना कि बबल के अंदर के टोटल प्रेशर की बात करना है। तो बबल के अंदर कितना प्रेशर है, बबल के अंदर कितना प्रेशर है, जितना प्रेशर पानी के अंदर Z0 डेप्थ पे है। तो बबल के अंदर का एक्सेस प्रेशर होता है, याद करो तो 40/R। तो टोटल कितना हो जाएगा, बाहर का प्रेशर और ऐड कर दो, बाहर का अगर P है तो बबल के अंदर का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P + 40/R। इसी तरह अब हमें बात करना है पानी में Z0 डेप्थ पे, तो बाहर का प्रेशर अगर P है तो P तो होगा ही होगा, और प्लस h और होगा। यहाँ Z0 डेप्थ पे, अभी हाइट की जगह में Z0 लिख दूंगा, हाइट निकालना है मुझे एक तरह से। तो मुझे बताओ बबल के अंदर का टोटल प्रेशर कितना दिया है, पानी के डेप्थ Z0 पे जितना प्रेशर है उसके। तो बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है 40/R, तो टोटल कितना हो जाएगा P + 40/R। इसी तरह लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होता है h, तो टोटल कितना हो जाएगा P + h। P से P कैंसिल, 4 T की जगह 2.5 इंटू 10⁻² R की जगह 1 mm, 2.5 इंटू 10⁻² R की जगह 1 mm, 1 mm यानी 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या, h। तो h की जगह लिखो Z0, और पानी की डेंसिटी पता है 1000, हाइट को Z0 से लिखा गया है, और ग्रेविटी की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करो आप Z0 के लिए, इसको सॉल्व करो आप Z0 के लिए, तो ये 2.5 इंटू 4 हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 1000 से ये कट गया, 10⁻² मीटर। तो आंसर आ गया 10⁻² मीटर, आंसर आ गया 10⁻² मीटर। अच्छा, आंसर सेंटीमीटर में दिए, तो 10⁻² मीटर यानी 1 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर यानी क्या आ गया बेटा, बोलेंगे 1 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर यानी 1 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर यानी 1 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से चीज़ों को सॉल्व करो। फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, ये बच्चों का वीक टॉपिक रहता है, इसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब है, उसका रेडियस R है और पानी h हाइट तक चढ़ रहा है। एक कैपिलरी ट्यूब का रेडियस R है और पानी h हाइट तक चढ़ रहा है। फिर और अगला ट्यूब है, उसका रेडियस 2R है, तो पानी किस हाइट तक चढ़ेगा वो बताओ, h' नाम दे दो या h2 नाम दे दो। तो h हाइट की कैपिलरी, R रेडियस की कैपिलरी में पानी h हाइट तक चल रहा है, तो 2R रेडियस की कैपिलरी में पानी किस हाइट तक चढ़ेगा। फॉर्मूला लगाएंगे H1R1 = H2R2, जूरेंस लॉ। H × R बराबर H2 एक तरह से हमें निकालना है, R2 की जगह 2R, तो H2 आ गया h/2, H2 आ गया h/2, H2 आ गया h/2। मतलब अगर मैंने रेडियस डबल किया तो पानी आधा चढ़ रहा है ना, होता भी यही है, हाइट उल्टा चलती है रेडियस के, रेडियस को अगर डबल कर रहे हो तो हाइट आधी आएगी। फिर से समझ लो, एक ट्यूब है, उसकी हाइट है h और रेडियस है r, एक नई ट्यूब बनाई जिसका रेडियस रखा 2r, तो हाइट कितनी आई h/2।
कौन सा फॉर्मूला लगाया, जोरेंस लॉ लगाया, H1R1 इक्वल टू H2R2। अब ये कहा जा रहा है बेटा कि इस कैपिलरी में पानी जो चढ़ा है उसका मास है 5 ग्राम, तो इस कैपिलरी में जो पानी चढ़ेगा उसका मास निकालना है। ठीक है, कुल मिला के मास की बात है। तो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो चलो ऐसे पहली ट्यूब के लिए लगाओ, तो मास की जगह लिखो 5, डेंसिटी की जगह लिखो रो, और वॉल्यूम की जगह लिखो, दिख रहा हो तो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना है। पहली ट्यूब के लिए लगाया तो 5 बराबर लिखा रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एच। दूसरे ट्यूब में मास निकालना है, डेंसिटी उतनी रहेगी, पाई की जगह पाई, रेडियस की जगह 2r, हाइट की जगह h/2। रेडियस की जगह 2r तो ये 4r स्क्वायर हो गया, और हाइट की जगह h/2। ये 2 इक्वेशंस बन गए, इनको सेकंड और थर्ड कहो। मास बराबर क्या लगा दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितनी बार, 2 बार। पहली बार मास की जगह लिखा 5, डेंसिटी की जगह रो, वॉल्यूम की जगह पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी बार मास की जगह मास, डेंसिटी की जगह रो, और पाई आर स्क्वायर की जगह 4r स्क्वायर, एच की जगह h/2। दोनों को डिवाइड कर दो, मास के लिए सॉल्व कर लो, कर दो डिवाइड। रो से रो, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच, और 2 से ये 4। क्या आ जाएगा, दिख रहा हो तो, 5/m इज इक्वल टू 1/2। तो मास आ गया 10 ग्राम, ये 2 बचेगा ना। 5/m इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो मास कितना आ गया, देखो बेटा 10 ग्राम। 5/m इक्वल टू क्या बचा, 1/2। तो मास कितना आ गया, 10 ग्राम्स। बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत स्लो करा रहा हूँ, मेरी आदत है मैं चीज़ों को बिल्कुल स्लो कराता हूँ। तो ये क्रैश में जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, इसी को ही आप फाइनल में रिवीजन कीजिए। जो कुछ आएगा इसी में से आएगा। हम एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि 90 to 100% पेपर क्रैश सीरीज में से आया है। चलिए आगे बढ़िए। 3 लिक्विड्स हैं, डेंसिटी दी है ρ1, ρ2, ρ3। ρ1 बड़ा है ρ2 से, बड़ा है ρ3 से। इनकी सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन दी है और ये सेम हाइट तक चढ़ रही हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि तीनों चढ़ रहे हैं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा 90 से तो छोटा होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से तो छोटा होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होगा, है ना। तो 90 से छोटा किस में है, ए में, बी में। इसमें तो 90 और 180 के बीच में, इसमें 180 और 90 के बीच में। ये दोनों तो बिल्कुल काट दीजिए। जहाँ भी राइज दिखे, राइज में क्या होता है, थीटा वेरीज फ्रॉम, राइज में अगर राइज हो रही है तो थीटा, अरे फिर गलत हो गया, तो थीटा जो है 0 और 90 के बीच होता है। फॉल दिखे तो थीटा 90 से बड़ा होता है, और नो राइज और फॉल दिखे तो थीटा 90 होता है ना। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो तीनों ही लिक्विड राइज कर रही हैं, यानी आंसर या ए होगा या बी होगा। तीनों ही लिक्विड राइज कर रही हैं, तो आंसर या ए होगा या बी होगा, यानी एंगल जो है 0 और 90 के बीच होगा। अब सवाल उठता है कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा छोटा। तो एच इज इक्वल टू लगाओ 2t cos थीटा बाय रो आर जी। एच इज इक्वल टू लगाओ 2t cos थीटा बाय रो आर जी। हाइट हमें सेम दी है और साथ में दिया है डेंसिटी 1 सबसे बड़ी है, हाइट सेम है। तो ये देखो बेटा, ऐसे समझा रहा हूँ, डेंसिटी 1 सबसे बड़ी है, मतलब ये पहले लिक्विड की बात करें तो डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमेरेट, मतलब वैसे ही आंसर कम आएगा। हाइट को सेम रखना है जबकि डिनोमिनेटर बड़ा है। हाइट को सेम रखना है जबकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो क्या होगा, इस तरह से सोचो, बाकी सब चीज़ें सेम है। ये
कॉस थीटा बाय रो इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। कॉस थीटा बाय रो इक्वल टू क्या है बेटा, बोलेंगे कांस्टेंट है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर कोई कांस्टेंट इनटू रो, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कॉस थीटा प्रोपोर्शनल है रो के। मतलब जिसका रो बड़ा होगा उसका कॉस थीटा भी बड़ा होना चाहिए, जिसका रो बड़ा होता है उसका कॉस थीटा भी बड़ा होना चाहिए, तब हाइट सेम आएगी। देखो हाइट सेम, सरफेस टेंशन सेम, रेडियस सेम, ग्रेविटी सेम। कॉस थीटा बाय रो क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा प्रोपोर्शनल है रो के। मतलब इससे ये हुआ कि रो 1 बड़ा है रो 2 से, बड़ा है रो 3 से, शायद यही दिया है हमें। हाँ, इससे ये प्रूव हुआ कि कॉस थीटा 1 बड़ा होगा कॉस थीटा 2 से, बड़ा होगा कॉस थीटा 3 से। इससे ये प्रूव हुआ कि थीटा 1 छोटा होगा थीटा 2, छोटा होगा थीटा 3 से। ये बेटा ऐसा क्यों, कॉस में और एंगल में उल्टा चलता है। जैसे अभी समझाता हूँ, कॉस 0, ये देखो ये ग्राफ आता है, मतलब एंगल के बढ़ने पर कॉस थीटा कम होता है। एंगल अगर बढ़ रहा है तो कॉस थीटा देखो कम हो रहा है। कॉस थीटा और एंगल में उल्टा रिलेशन चलता है। 0 to 90 एंगल बढ़ता है और कॉस थीटा कम होता है। तो अगर कॉस थीटा बढ़ रहा है तो एंगल कम हो रहा होगा। 0 से 90 तक कॉस में और एंगल में क्या रिलेशन होता है, देखो एंगल के बढ़ने पर कॉस की वैल्यू कम होती है, यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो थीटा 1 छोटा आएगा थीटा 2 से, छोटा आएगा थीटा 3 से। किस पे लगाओगे, बी ऑप्शन पे। राइज हो रहा है मतलब एंगल जो है 0 और 90 के बीच है, और थीटा 1 छोटा है थीटा 2 से, छोटा है थीटा 3 से। बहुत देर समझा दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, किसी ट्यूब में पानी h हाइट तक चढ़ रहा है, किसी ट्यूब में पानी h हाइट तक चढ़ रहा है। अब अगर हम कैपिलरी ट्यूब h हाइट से छोटी डुबाएं तो क्या होगा, ये मैंने आपको लिखवाया है, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। थ्योरी लिखवाई है इसकी, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। छोटी ट्यूब डुबाते हैं तो क्या होता है, पानी ऊपर तक आता है, फिर अपने शेप को चेंज करना चालू करता है और ऐसे हो जाता है, और अपने आप को गिरने से बचा लेता है। क्या होता है इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब में, लिक्विड राइजेस अप टू द टॉप। इनसफिशिएंट ट्यूब में क्या होता है, लिक्विड राइजेस अप टू द टॉप and then its meniscus adjusts its radius, and then its meniscus adjusts its radius। meniscus अपने रेडियस को एडजस्ट करती है, so that water never spill out। पानी किसी भी स्थिति में ऊपर चढ़ेगा, फिर अपना शेप को बदलना चालू करेगा, फिर ऐसे से ऐसा हो जाएगा और अपने को गिरने से बचा लेगा। ये रट लीजिएगा, वाटर नेवर स्पिल आउट। किसी भी स्थिति में कितनी भी छोटी ट्यूब डुबाओ, पानी बाहर नहीं आएगा। पानी ऊपर तक चढ़ेगा, फिर अपने मेनिस्कस के रेडियस को एडजस्ट कर लेगा और अपने आप को गिरने से बचाएगा। पानी ऊपर तक चढ़ेगा, फिर अपने मेनिस्कस के रेडियस को एडजस्ट करेगा और अपने आप को गिरने से बचाएगा। पहला क्या है, वाटर राइजेज अप टू दैट पॉइंट लिटिल बिलो, गलत। वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, ये भी गलत। अगला क्या है, ओवरफ्लो होगा, ये भी गलत। तो अब सही कौन सा होगा, डी ही होगा। वाटर राइजेज अप टू द टॉप एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। किसी भी स्थिति में ओवरफ्लो नहीं होगा। आंसर आ गया डी, किसी भी स्थिति में ओवरफ्लो नहीं होगा बेटा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये बहुत कम एग्जाम में आई है,
लेकिन जब भी आइए एक लेवल के क्वेश्चंस आए, ध्यान से, पानी किसी भी स्थिति में बाहर नहीं गिरेगा। अगला, वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली अपॉन, कोई लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस को गीला करेगी कि नहीं, ये मेनली किस पर डिपेंड करता है। होता क्या है, ध्यान से सुनिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, थर्मामीटर में मर्क्यूरी भरी जाती है। कभी सोचा है क्यों, मर्क्यूरी ही क्यों? कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मर्क्यूरी में। एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि मर्क्यूरी कांच को गीला नहीं करती, ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे अगर आपको लाना है तो बिना चमक छोड़े नीचे भी आ जाती है। मर्क्यूरी की काफ़ी सारी खास बातें होती हैं। एक खास बात क्या होती है बेटा, बोलेंगे कि मर्क्यूरी सॉलिड को, कांच को गीला नहीं करती। तो ऐसा कोई भी सॉलिड लिक्विड पेयर जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा हो तो लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड होता है। जैसे एग्जांपल मर्क्यूरी। ऐसा कोई भी सॉलिड लिक्विड पेयर जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो, 90 से बड़ा हो, तो ऐसी लिक्विड सॉलिड को गीला नहीं करती। एग्जाम्पल मर्क्यूरी ग्लास। एग्जाम्पल क्या होता है, मर्क्यूरी ग्लास। तो कुल मिला के ये कोई लिक्विड किसी सॉलिड को गीला करेगी कि नहीं, ये प्योरली डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। जब ये क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर लगाया था डी, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन पे वेटेबिलिटी डिपेंड नहीं करती, वेटेबिलिटी डिपेंड करती है एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा है तो लिक्विड सॉलिड की सरफेस को गीला नहीं करेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल ट्यूब है, स्प्रे पंप है, रेडियस आर है। मैं फिगर बना के समझाता हूँ। एक स्प्रे पंप है, उसके यहाँ का रेडियस आर है और वेलोसिटी वी है। यहाँ का रेडियस आर है, वेलोसिटी वी है। इसके बेस में हमने खूब सारे छेद कर दिए। इसके बेस में हमने खूब सारे छेद कर दिए। कितने छेद कर दिए, मान लो n। तो उनसे किस वेलोसिटी से पानी निकल रहा है वो हमें निकालना है, यानी हमें V2 निकालना है। लाल पेन नहीं दिख रहा, ये हमें V2 निकालना है। स्प्रे पंप के बेस में हमने n छेद कर दिए, तो पानी किस वेलोसिटी से निकलेगा वो निकालना है, यानी हमें V2 निकालना है। ये मुझे लगता है सरफेस टेंशन कंप्लीट हुआ। ये स्टार्ट हो गई विस्कोसिटी, ये स्टार्ट हो गई है क्या, विस्कोसिटी। कौन सी थ्योरम लगेगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी। यहाँ पर क्या लगेगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1V1 इज इक्वल टू A2V2। किस पे सवाल आया है ये 2015 में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A1 की जगह लिखो पाई आर स्क्वायर, V1 की जगह V, A2 की जगह लिखो N इंटू पाई आर स्क्वायर। छोटे होल्स का रेडियस कितना है, छोटा r, और V2 हमें निकालना है। N क्यों इंटू किया, क्योंकि ऐसे n छेद हैं। तो एरिया 1 को लिखा पाई आर स्क्वायर, V1 को लिखा V, एरिया 2 को लिखा N पाई आर स्क्वायर, V2 को लिखा V2। पाई से कैंसिल पाई, V2 आ गया दिख रहा हो तो R स्क्वायर V बाय एन आर स्क्वायर। V2 कितना आ गया बेटा, बोलेंगे R स्क्वायर V बाय एन आर स्क्वायर, R स्क्वायर V बाय एन आर स्क्वायर। यानी मुझे आंसर दिख रहा है D, R स्क्वायर V बाय एन आर स्क्वायर। यानी आंसर मुझे क्या दिख रहा है, D, R स्क्वायर V बाय एन आर स्क्वायर। यानी मुझे आंसर क्या दिख रहा है, D। क्लियर है? नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ओपन टैंक। एक ओपन टैंक है, उसके बॉटम में हमने एक छेद कर दिया, उसके बॉटम में हमने एक छेद कर दिया है। कितना एरिया दिया हुआ है उसका? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करो मीटर में, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको 2 बार 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, पानी कितना भरा है? 2 मीटर तक भरा है। पानी कितना भरा है? 2 मीटर तक भरा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये टॉरिशेली थ्योरम पे बेस्ड सवाल है। ये पानी भरना, बर्तन में छेद करना, ये सारा कुछ क्या है? टॉरिशेली थ्योरम। टॉरिशेली थ्योरम में पानी की वेलोसिटी क्या होती है? √2gx होती है, और जो x है वो अभी h के ही बराबर है। x कहाँ से नापते हैं मैं बता देता हूँ। √2gx होती है, x यानी होता है टॉप से छेद तक की पोजीशन। तो जो हाइट के इक्वल है, तो 2 ग्रेविटी 10 हाइट 2, तो कितनी आ गई? 2√10। 2√10, तो 2 और √10 लगभग 3.2 मान लें कि 3.3 मान लें? 3.3 मान लो चलो। तो ये हो जाएगी 6.6 यूनिट मीटर पर सेकेंड। देखो ये सेकंड चीज आई। एरिया ऑलरेडी दिया हुआ था, वेलोसिटी मैंने निकाल ली। कौन सी थ्योरम है ये? टॉरिशेली थ्योरम है। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला √2gx। अब मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो। तो आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ फ्लो का मतलब भी और फॉर्मूला भी। रेट ऑफ फ्लो यानी क्या होता है? 1 सेकेंड में बहने वाले पानी का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये मैं करके भी बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे। फ्लोइंग पर सेकेंड, ये होता है रेट ऑफ फ्लो का मतलब। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वॉल्यूम पर सेकेंड को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ अपॉन टाइम ध्यान से देखो क्या कहलाती है? वेलोसिटी। लेंथ अपॉन टाइम क्या कहलाती है? वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। रेट ऑफ फ्लो का मतलब 1 सेकेंड में बहने वाले पानी का वॉल्यूम। रेट ऑफ फ्लो का मतलब, बहुत ध्यान से बेटा, 1 सेकेंड में बहने वाले पानी का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या कहलाती है? वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो यानी होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया हमें पता है 2 इंटू 10⁻⁻6, वेलोसिटी पता है 6.6। एरिया कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6, वेलोसिटी लगभग कितनी है? 6.6। तो ये कितना आंसर हो गया? 13.2 इंटू 10⁻⁻6। 6.6 का डबल कितना हो गया? 13.2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये बी पे लगा देंगे 12.6 इंटू 10⁻⁻6 पे। किस पे लगा देंगे? 12.6 इंटू 10⁻⁻6 पे। थोड़ा सा फर्क क्यों आ रहा है? थोड़ा सा फर्क इसलिए आ रहा है ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी हमने कितना लिया है? 10। अगर 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट ये आंसर आएगा। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो की यूनिट क्या होती है? ये वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड यानी क्या? मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड यानी क्या बेटा बोलेंगे? मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम पर सेकेंड यानी क्या? मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल स्लो करा रहा हूँ। 2 बॉल है मेटल की, सेम मास है, एक की डेंसिटी ρ1 है, एक की ρ2 है, और ρ1 दी है 8 ρ2। ρ1 कितनी दी है? 8 ρ2। इनका रेडियस कितना है? 1 mm 2 mm। ये किसी मीडियम में गिर रही है जिसकी डेंसिटी है 0.1 ρ2। ये किसी मीडियम में गिर रही हैं जिसकी डेंसिटी है 0.1 ρ2, और हमें टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो निकालना है।
क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है कि कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा। स्टोक लॉ लगेगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r²g रो माइनस रो डैश अपॉन ईटा। इस फॉर्मूले को 2 बार लगाओ। कैसे 2 बार सुनना, v की जगह लिखो v1 2/9। इस फॉर्मूले को 2 बार लगा रहे हैं हम। रेडियस दिया 1²g, बॉडी की डेंसिटी कितनी है ρ1, और ρ1 दिया 8 ρ2। हर चीज को ρ2 के टर्म्स में लिखो। तो 8 ρ2 ये बॉडी की डेंसिटी होती है, याद हो तो पहले वाली, और दूसरी वाली मीडियम की डेंसिटी होती है। तो मीडियम की दी है 0.1 ρ2 माइनस 0.1 ρ2 बाई ईटा। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। 2/9 लिखा, रेडियस की जगह 1² लिखा, जी की जगह जी लिखा। रो की जगह ρ1 लिखना था, लेकिन ρ1 8 ρ2 के बराबर है, तो 8 ρ2 माइनस 0.1 ρ2 बाई ईटा। इसी के नीचे बन जाती तो ज़्यादा अच्छा था। और v2 की इक्वेशन यहाँ बनाओ। 2/9 रेडियस कितना दिया 2, तो 2²g। डेंसिटी कितनी है सेकेंड मीडियम की ρ2 माइनस मीडियम की कितनी है 0.1 ρ2 बाई ईटा। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। एक ही फॉर्मूला 2 बार लगाया। अब दोनों को डिवाइड कर दो 1 डिवीजन 2, तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। तो v1 अपॉन v2 आ जाएगा। एक तो रेडियस बचेगा 1²/2² है ना, एक का रेडियस 1 है, एक का 2 है। और यहाँ देखो 8 ρ2 में से 0.1 ρ2 गया तो 7.9 ρ2, और उधर 0.9 ρ2। ऊपर बचेगा 7.9 ρ2 और नीचे बचेगा कितना 0.9 ρ2। बाकी सब कट गए, ρ2 से ρ2 कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया। तो आंसर आ गया 79/36। v1/v2 का रेशो क्या आ गया 79/36। अब देखिए फ्रैक्शन में दिया है कि डेसिमल में, डेसिमल में ही दिया है 79/36 यानी डी। तो जब भी टर्मिनल वेलोसिटी की बातें आए फॉर्मूला याद होना चाहिए 2/9 r²g रो माइनस रो डैश अपॉन ईटा। ये फॉर्मूला 2 बार लगा के डिवाइड किया। ये फॉर्मूला 2 बार लगा के डिवाइड किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्मॉल स्फीयर है, रेडियस r है ना, लिक्विड में मीडियम में गिर रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है विस्कस फोर्स के कारण। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट यानी एनर्जी अपॉन टाइम निकालना है। कब? जबकि स्फीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट यानी एनर्जी अपॉन टाइम यानी पावर निकालना है। पावर का एक फार्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। एनर्जी अपॉन टाइम निकालना है यानी पावर निकालना है, और वेलोसिटी की बात भी है तो तुरंत आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब बारिश की बूंद पे कितना विस्कस फोर्स लगता है 6π∗ और वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया देख रहा हो तो 6π∗r और v²। अब v² की जगह v² की वैल्यू डाल दो। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहां लिख दे रहा हूं 2/9 r²g रो माइनस रो डैश अपॉन ईटा। ये होता है v का फॉर्मूला। तो हमें तो v² रखना है, तो हो जाएगा 6π∗r। ये हो जाएगा 4/81। 2/9 इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, 4/81। r² है तो r की पावर 4, g है तो g², रो माइनस रो डैश का स्क्वायर अपॉन ईटा²। कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये मैंने क्या किया बेटा, v² की जगह वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। फिर से समझ लो अभी तक का काम। मुझे निकालना है पावर, एनर्जी अपॉन टाइम यानी पावर। पावर क्या होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। स्फेरिकल बॉल पे कितना फोर्स लगता है 6π∗vr इंटू वेलोसिटी। तो 6π∗r इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब मुझे बताना है कि जो वेलोसिटी है
वो रेडियस की किस पावर के प्रोपोर्शनल है। तो गिनो, एक रेडियस ये है, 4 रेडियस ये है, तो वेलोसिटी रेडियस की 5th पावर के प्रोपोर्शनल है। मुझे बताना है वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियस की किस पावर के प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी रेडियस की 5th पावर के प्रोपोर्शनल है, यानी आंसर आ गया सी। वेलोसिटी रेडियस के किस पावर के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी रेडियस की 5th पावर के प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंडर है 20 मीटर का, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और बॉटम में एक छेद किया है। 20 मीटर तक पानी भरा है, बॉटम में एक छेद किया है, वेलोसिटी निकालना है। कौन सी थ्योरम? टॉरिशेली थ्योरम। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? √2gx। x कहाँ से नापते हैं? टॉप से। x यानी होता है टॉप से छेद का डिस्टेंस, जो अभी आपको दिया है 20। बिल्कुल एक लाइन का सवाल। x क्या होता है? टॉप से छेद का डिस्टेंस, जो आपको दिया है 20। x क्या होता है? टॉप से छेद का डिस्टेंस, जो आपको दिया है 20। तो रख दो 20, तो 2 × 10 × 20, तो ये आ गया 20 का स्क्वायर यानी 20। 20 क्या? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई? बॉटम पे आई है ये वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। अगला, एक पानी है, उसे 12 मीटर की हाइट तक फिल किया है किसी बर्तन में। ये कोई बर्तन है, इसमें 12 मीटर तक हमने पानी को फिल किया है, 12 मीटर तक। एक होल बनाना है हमें, वन ऑफ द वॉल एट ए डेप्थ ऑफ एल बिलो द वाटर लेवल। ऊपर से ही हाइट नापना है। होल हमें बनाना है ऊपर से h डिस्टेंस पे, ऊपर से ही दिया हुआ है, वाटर लेवल से हाइट नापना है। टॉरिशेली थ्योरम में याद भी रखो बेटा, जो छेद की हाइट नापते हैं वो टॉप से ही नापते हैं। तो यहाँ तक सवाल में वही कन्वेंशन यूज है जो हम करते हैं। तो ये पूछा है, छेद को कहाँ करें कि पानी सबसे दूर जाए। छेद को कहाँ करें कि रेंज मैक्सिमम हो। ये तो याद रखने वाली चीज है। छेद को कहाँ करें, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये मेंस में 2021 में आया है। इस साल ये क्वेश्चन आया है मेंस में। बहुत ध्यान से, छेद को कहाँ करें कि रेंज मैक्सिमम हो। तो छेद को आपको याद हो बीचों बीच करना पड़ता है, तो अब पानी दूर से दूर जाता है। फॉर मैक्सिमम रेंज, ये याद होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम रेंज द ओरिफिस शुड बी एट द सेंटर ऑफ द वेसल। द ओरिफिस, ये उसमें आया था उस इंटीजर टाइप में, शुड बी एट द सेंटर ऑफ द वेसल। मैक्सिमम रेंज के लिए छेद को बर्तन के बीचों बीच करना पड़ेगा। तो h की वैल्यू क्या होगी? 12 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 6। तो इंटीजर टाइप में यहाँ क्या भरेंगे हम? 6। 6 तब भरेंगे जब हमें पूरी कहानी याद हो। 6 तब भरेंगे जब हमें पूरी कहानी याद हो कि मैक्सिमम रेंज के लिए छेद को कहाँ करना पड़ेगा। छेद को बीचों बीच करना पड़ेगा। मैक्सिमम रेंज के लिए छेद को कहाँ करना पड़ेगा? छेद को बीचों बीच करना पड़ेगा। मैक्सिमम रेंज के लिए छेद को कहाँ करना पड़ेगा? छेद को बीचों बीच करना पड़ेगा। क्लियर है? अगला क्या है? पानी, किसी पाइप से पानी बह रहा है और किस हिसाब से बह रहा है? 100 लीटर पर मिनट। ये आपको क्या दे दिया है? रेट ऑफ फ्लो। ये आपको क्या दे दिया है? रेट ऑफ फ्लो। अभी समझाया था रेट ऑफ फ्लो का मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी। तो 100 लीटर पर मिनट, इसे सही करते हैं हम।
और रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया की जगह लिखो पाई आर स्क्वायर 100 लीटर को मीटर क्यूब में बदलो। कैसे? 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं पता होना चाहिए, 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदला? मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से। और मिनट को सेकंड में कैसे बदला? इनटू किया 100 से। अब आप क्या करो, ये एरिया की जगह लिखा है पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी तो बचा ही है ना। एरिया की जगह मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू वी। तो वेलोसिटी निकाल लो, 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 इंटू पाई आएगा 1, और आर स्क्वायर आएगा। रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻²। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁴। तो ये आएगी वेलोसिटी। मुझे एग्जैक्टली निकालना क्या है? मुझे निकालना है रेनॉल्ड्स नंबर। मुझे निकालना है रेनॉल्ड्स नंबर। पहले ये वेलोसिटी निकालो। ये 100 लीटर पर मिनट जो हमें दिया है और रेडियस जो हमें दिया है, इसकी मदद से निकाल रहे हैं वेलोसिटी। 100 लीटर पर मिनट यानी रेट ऑफ फ्लो, इसको कन्वर्ट किया मीटर क्यूब पर सेकंड में। 100 लीटर पर मिनट यानी रेट ऑफ फ्लो, इसको कन्वर्ट किया मीटर क्यूब पर सेकंड में, और वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, -1 बचा। -1 से ये कट गया, -3 बचा। 0 से ये कट गया, -2 बचा। 100 गया ऊपर, है ना, 10⁻² यानी 100 ऊपर गया। और नीचे कितना बचा है? 6 बचा है, पाई बचा है, 25 बचा है। 6 पाई 25, 25 से काटो 4 सा। तो ये एक तरह से आ रहा है, लिख रहा हूँ वेलोसिटी है ये 2/3 पाई आ रही है। 2/3 पाई आ रही है यूनिट मीटर पर सेकंड। और देख लीजिएगा 2/3 पाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब बात है रेनॉल्ड्स नंबर की, यानी हम लगाएंगे रेनॉल्ड्स इक्वेशन। क्या होती है रेनॉल्ड्स इक्वेशन? V = K η/ρ इंटू डी। वेलोसिटी क्या होती है रेनॉल्ड्स इक्वेशन की? K η/ρd। क्या होती है? K η/ρd। तो मुझे K निकालना है, तो V इंटू रो इंटू डी अपॉन ईटा। तो वेलोसिटी मैंने कितनी निकाली? 2/3 पाई। पानी की डेंसिटी 1000, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर यानी 1/10। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है? 1 मिली पास्कल। मिली यानी क्या होता है? 10⁻³ तो 10⁻³। इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो। 1 0 से 1 0, 2 पाई लगभग कितना हो गया? 6.28/3 इंटू 10⁻⁴। तो ये लगभग हो गया 3.09 इंटू 10⁻⁴। रेनॉल्ड्स नंबर आ गया 3.09 इंटू 10⁻⁴। रेनॉल्ड्स नंबर आ गया 3.09 इंटू 10⁻⁴। हाँ, तो ऑर्डर पूछा है 10⁻⁴। अगर फ्लो का नेचर पूछा होता तो टर्बुलेंट होता। के की वैल्यू 3000 से ज़्यादा निकले, अगर ये तो 30,000 जा रही है, तो फ्लो टर्बुलेंट होता है। ये अक्सर हम छोड़ के जाते हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये सब एग्जाम सेक्शन है। रेट ऑफ फ्लो से मैंने निकाली वेलोसिटी और फिर फॉर्मूला लगाया V = K η/ρd। रेट ऑफ फ्लो से मैंने निकाली वेलोसिटी और फिर मैंने फॉर्मूला लगाया V = K η/ρd। रेट ऑफ फ्लो से मैंने निकाली वेलोसिटी, फिर मैंने लगाया V = K η/ρd। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक सॉलिड स्फीयर है, एक बड़ा गोला है जिसका रेडियस है r, उसकी वेलोसिटी है v1 और वो 27 बूंदों में टूट गया। हर बूंद की वेलोसिटी है v2। तो v1/v2 का हमें रेशो निकालना है। एक बड़ी बूंद टूट रही है 27 छोटी बूंदों में। पहले वॉल्यूम इक्वल कर दो,
वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स। वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, है ना। एक छोटी बूंद के वॉल्यूम को इक्वल कर दो एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम को इक्वल कर दो 27 छोटी बूंद के वॉल्यूम से। तो आर क्यूब बराबर 27 को लिख दो 3 क्यूब इंटू आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ले लो तो आर बराबर 3r। तो दिख रहा हो तो r बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब मुझे निकालना क्या है, v1/v2। v1 में किसे कह रहा हूँ, बड़ी बूंद की वेलोसिटी को। v2 में किसे कह रहा हूँ, छोटी बूंद की वेलोसिटी को। तो मुझे बड़ी बूंद की वेलोसिटी अपॉन छोटी बूंद की वेलोसिटी निकालना है। ध्यान रखना बेटा, 27 भी है तो 1/27 भी है, 9 भी है तो 1/9 भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मुझे बड़ी बूंद अपॉन छोटी बूंद की रेशो निकालना है वेलोसिटी का। तो ये सही लिखा है, बड़ी बूंद का रेडियस अपॉन छोटी बूंद का। स्क्वायरिंग कर दो, r² इज 9। स्क्वायरिंग इसलिए कि वेलोसिटी का रेशो निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r² g रो माइनस रो डैश अपॉन ईटा। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के, इसलिए मैंने रेडियस का स्क्वायर किया। तो r² आ गया 9। तो मैं लिख सकता हूँ v1/v2 भी आ जाएगा 9। जो रेडियस के स्क्वायर का रेशो होगा वही वेलोसिटी का रेशो होगा। ऊपर मुझे किसी रखना है बड़ी ड्रॉप को, तो इसलिए मैंने रेडियस भी ऊपर किसका रखा, बड़ी ड्रॉप का। तो r² आ गया, r² स्मॉल r² 9। तो v1/v2 आ गया 9। आंसर आ गया C। v1/v2 आ गया 9। v1/v2 आ गया 9, आंसर आ गया C। बहुत ध्यान से, आंसर आ गया C। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका वॉल्यूम v है, उसकी हमें बातें करना है। तो होता कि जैसे बारिश की बूंद होती है, तो बारिश की बूंद पे 3 फोर्सेस काम करते हैं, बिल्कुल बेस से होगा आपका। एक होता है बारिश की बूंद का वेट। वेट को यदि मैं W से लिखूं, वेट किस तरफ काम करता है, नीचे। जैसे कोई बारिश की बूंद है तो उस पर कितने फोर्स काम करते हैं बेटा, बोलेंगे 3। पहला क्या होता है, बारिश की बूंद का वेट। वेट का फॉर्मूला mg, और मास की जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अच्छा, बारिश की बूंद की बात हो रही है तो डेंसिटी भी किसकी लेंगे, बॉडी की लेंगे, बारिश की बूंद की लेंगे, ρ1 लेंगे। दिया हुआ है बॉडी की डेंसिटी ρ1 है। फिर होता क्या है बेटा, जितना वेट होता है हवा उतना ही अपथ्रस्ट लगाती है बारिश की बूंद पे। जितना वेट होता है उतना ही अपथ्रस्ट लगता है। अपथ्रस्ट एक तरह का रिएक्शन फोर्स होता है। अपथ्रस्ट को मैं यू से लिखूं तो इसके नाम में ही छुपा है कि ये किस डायरेक्शन में लगता होगा, ऊपर की तरफ। लेकिन अपथ्रस्ट मीडियम लगाता है तो डेंसिटी मीडियम की लेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। यहाँ ρ1 क्या है, बॉडी की डेंसिटी, और ρ2 क्या है, मीडियम की डेंसिटी। और एक बारिश की बूंद पे काम करता है विस्कस फोर्स, ये हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो ये ऊपर की तरफ काम करता है। क्या फार्मूला होता है इसका, 6 पाई ईटा वी आर। क्या फार्मूला होता है इसका, 6 पाई ईटा वी आर। लेकिन इस सवाल में ये बदल दिया, विस्कस फोर्स दे दिया माइनस में k इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये छोटा v है, छोटा v यानी वेलोसिटी। हम अगर होते कुछ भी नहीं दिया होता तो हम विस्कस फोर्स कितना लेते, 6 पाई ईटा वी आर। लेकिन हमें दिया हुआ है माइनस kv स्क्वायर। माइनस साइन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है। नेगेटिव साइन सिर्फ विस्कस फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। तो हम लेंगे k, वैसे तो हम लेते हैं 6 पाई ईटा वी आर,
लेकिन हमें दिया कितना है, के वी स्क्वायर। थोड़ा छोटा भी बनाना, वेलोसिटी है ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है। कुल मिला के ये कि वेट काम कर रहा है नीचे, अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स काम कर रहे हैं ऊपर। तो क्या करना है हमें जानते हो, वेट को इक्वल करना है यू प्लस एफ के, यानी डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल करना है अपवर्ड फोर्स के। डब्ल्यू बराबर कर दो यू प्लस एफ। तो वेट कितना है, रो 1 इंटू वी जी, बड़ा वी बनाना। अपथ्रस्ट कितना है, रो 2 इंटू वी जी। और विस्कस फोर्स कितना है, के इंटू छोटा वी स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है छोटे वी के लिए, वेलोसिटी के लिए। तो ये इधर आएगा, के अपॉन में आएगा और रूट लगेगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, रूट के अंदर वी जी कॉमन, ब्रैकेट में रो 1 माइनस रो 2 अपॉन के, वी जी कॉमन, रूट के अंदर रो 1 माइनस रो 2 अपॉन के, रूट के अंदर वी जी, रो 1 माइनस रो 2 अपॉन के। क्या इस तरह का कोई आंसर दिया है? रूट के अंदर वी जी, हाँ बेटा, रो 1 माइनस रो 2 अपॉन के, रूट के अंदर वी जी, रो 1 माइनस रो 2 अपॉन के, रूट के अंदर वी जी, रो 1 माइनस रो 2 अपॉन के। बहुत ध्यान से। अगला क्या है, स्फेरिकल बॉल गिर रही है और बात करना है विस्कस फोर्स की। अभी बताया बॉडी पे, स्फेरिकल बॉडी पे लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा वी आर। स्फेरिकल बॉडी पर लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा वी आर। स्फेरिकल बॉडी पर लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा वी आर। पहला क्या दिया है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, बोथ काट देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी भी न्यूमरेटर में, रेडियस भी न्यूमरेटर में, तो बी ऑप्शन सही है। विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस और वेलोसिटी दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस और वेलोसिटी दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस और वेलोसिटी दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में आया हुआ। 2 सोप बबल हैं, उनके अंदर का प्रेशर कितना दिया है, 1.01 और 1.02। 1.01 को ऐसा लिख सकते हैं 1 + 0.01, या 1.02 को 1 + 0.02 एटमॉस्फेयर में दिया है। तो इसका ये मतलब है कि अंदर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है और 0.01 है एक्सेस प्रेशर। इसी तरह यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है और 0.02 है एक्सेस प्रेशर। 1.01 को तोड़ के क्या लिख दो, 1 + 0.01, मतलब 1 एटमॉस्फेयर तो हो गया बाहर का प्रेशर, ये टोटल प्रेशर दिया एक तरह से, लेकिन एक्सेस इतना ही होगा 0.01। 1.02 को लिख सकते हैं 1 + 0.02, यानी 1 तो है एटमॉस्फेरिक और 0.02 है एक्सेस। अच्छा, बबल है कि ड्रॉप बबल, तो पी बबल का फॉर्मूला होता है 40/R, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये एक्सेस प्रेशर का होता है, तो इसमें हम 1.01 नहीं लिख सकते, इसमें हमें एक्सेस प्रेशर लिखना है। तो इस फॉर्मूले को 2 बार लगाओ। पहली बार लगाऊंगा तो एक्सेस प्रेशर लूंगा 0.01 इज इक्वल टू 40/R1, और दूसरी बार लगाऊंगा 0.02 बराबर 40/R2। दिख रहा है, 1.01 और 1.02 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 1.01 को ब्रेक कीजिए, 1 + 0.01, 0.01 होगा एक्सेस। 1.02 को ब्रेक कीजिए, 1 + 0.02, 0.02 होगा एक्सेस। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, R2/R1 आ जाएगा। 1 डिवीजन 2 कर दिया ये मैंने, 1/2। R2/R1 आ जाएगा 1/2। मुझे वॉल्यूम रेशो निकालना है, तो
R1/R2 क्या हो जाएगा 2, R1³/R2³ क्या हो जाएगा R1³ क्योंकि अभी समझ में आएगा। R1³/R2³ क्या हो जाएगा 8, R1³/R2³ क्या हो जाएगा 8। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है R³ के, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है R³ के। तो जो रेडियस के क्यूब का रेशो वही वॉल्यूम का रेशो। तो V1/V2 क्या हो जाएगा बेटा बोलेंगे 8, V1/V2 बेटा बोलेंगे क्या हो जाएगा 8। आंसर आ जाएगा सी, वॉल्यूम रेशो आ जाएगा 8:1। तो ये आपका सारा कुछ कंप्लीट हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये टॉपिक नॉर्मली बच्चों का वीक रहता है, जितना मैंने वन शॉट में बताया है अभी आपको पूरा याद कीजिए, जितने न्यूमेरिकल्स बताए हैं बहुत ध्यान से कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय।